जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के अंतर्गत और ये हिंदी माध्यम के अंतर्गत चालक स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको इसके बारे में डिटेल में हम बतावें। इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भी। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये जो चालक स्थिर वैद्युतिकी का जो टर्म है इस टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके आप हमें बतावें भी, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं चालक स्थिर वैद्युतिकी। एक चीज़ हम आपको बता दें कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा अथवा विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक तत्व का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिल करके हुआ है और उस कण को हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है और चारों तरफ कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। परिणाम स्वरूप नाभिक पर धन आवेश हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच कूलाम के नियम से आकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत समीप होता है, इसलिए यहाँ पर लगने वाला जो आकर्षण बल होता है यह आकर्षण बल बहुत शक्तिशाली होता है। इसके बाद अगर हम दूसरी कक्षा की चर्चा करें तो दूसरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से पहले इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक दूरी पर होता है, इसलिए नाभिक और ये दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच भी आकर्षण बल लगता है, लेकिन ये आकर्षण बल कम होता है। अगर इसी तरह से हम इससे आगे बढ़ें तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का लगने वाला आकर्षण बल और भी कम होता है। अगर और हम अगली कक्षा में बढ़ें तो इस अगली कक्षा में भी लगने वाला आकर्षण बल और कम होता है। और इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो सबसे बाहर वाली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे बाहर वाली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है यह नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होता है, और जब सबसे बाहर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होता है तो यह इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होता है। इसलिए सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा करते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन ही ऊष्मा अथवा विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर काटते रहते हैं, तो लगातार चक्कर काटने से एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, और इलेक्ट्रॉन यानी आवेश का प्रवाह किसी चालक के अंदर ही होगा। तो चालक के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा और ये विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और ये इलेक्ट्रॉन चालक के चारों तरफ बहुत तेजी से चक्कर काटते रहते हैं, जिसके कारण
चालक के चारों तरफ एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो चालक स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? तो चालक स्थिर वैद्युतिकी यह भौतिक विज्ञान की शाखा है। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी चालक के चारों तरफ उत्पन्न हुए एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। चालक स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब ये जो चालक स्थिर वैद्युतिकी है, इसके 5 रिजल्ट हैं, इसके 5 परिणाम हैं और इन 5 परिणामों को हम लोगों को जानना है। 5 परिणामों में पहला परिणाम क्या है, इस पहले परिणाम को जरा आप समझें। तो पहला परिणाम ये है, देखें, पहला परिणाम ये है। तो पहला जो परिणाम है वो ये है कि किसी भी चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसका क्या मतलब हुआ? आपको बता दें कि विद्युत धारा का प्रवाह या वैद्युत क्षेत्र का प्रवाह हमेशा चालक के पृष्ठ पर होता है। अगर ये चालक है तो विद्युत धारा हमेशा इस चालक के पृष्ठ पर चलती है। चालक के भीतर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर कोई चालक तार होता है तो चालक तार के पृष्ठ पर ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जिस चालक तार का पृष्ठ छोटा होता है उसमें कम मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और जिस चालक तार का पृष्ठ ज़्यादा होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मतलब अगर आप देखे होंगे, अगर कोई पतला चालक तार है तो पतले चालक तार में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो कमजोर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अगर शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित करना हो तो उसके लिए आपको मोटा तार लेना होगा। तार मोटा लेंगे तो उसका पृष्ठ ज़्यादा होगा, और पृष्ठ ज़्यादा होगा तो अधिक प्रबलता की विद्युत धारा उसके अंदर प्रवाहित होगी। तो कहने के लिए तो कह दिया जाता है कि विद्युत धारा तार के अंदर प्रवाहित होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रवाह तार के अंदर नहीं, तार के पृष्ठ पर होता है। तो चालक स्थिर वैद्युतिकी का जो पहला रिजल्ट निकाला गया था, इस पहले रिजल्ट को आप अच्छी तरह से समझेंगे कि किसी भी चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। अब हम दूसरा रिजल्ट देखें कि अगर ये चालक है तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर हम ये चालक है और चालक के पृष्ठ के किसी भी बिंदु को लें तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो चालक के पृष्ठ के किसी भी बिंदु के सदैव लंबवत होती है। तो अगर इसके हम थर्ड रिजल्ट की बात करें, यानी चालक स्थिर वैद्युतिकी का जो थर्ड परिणाम है, थर्ड परिणाम ये है कि स्थैतिक स्थिति में, स्थैतिक स्थिति का मतलब अगर किसी चालक के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से उत्पन्न हो गया है तो किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। ये इसका थर्ड रिजल्ट है। और इसके बाद अगर हम इसके फोर्थ रिजल्ट की बात करें, चौथे परिणाम की बात करें चालक स्थिर वैद्युतिकी की, तो चौथा परिणाम ये होता है कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव एक समान रहता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई चालक है तो इस चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर
जो स्थिर वैद्युत विभव होता है, यह स्थिर वैद्युत विभव, हम वैद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको कहा था कि जहां आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र होता है, जहां वैद्युत क्षेत्र होता है वहां वैद्युत विभव होता है। तो यहाँ पर चालक के चारों तरफ जो वैद्युत विभव उत्पन्न होता है वह चालक के पृष्ठ के प्रत्येक भाग पर यह विभव एक समान होता है। तो ये रहा चौथा रिजल्ट। तो अब इसके हम पांचवें रिजल्ट को देखें। पांचवा रिजल्ट ये होता है कि किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू E की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैप n होता है, जहां सिग्मा पृष्ठ का यानी चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और कैप n लंब एकक सदिश या लंब इकाई सदिश होता है। तो अब हम आपको स्थिर वैद्युत परिरक्षण के बारे में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। ये स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? एक चीज आप समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को देखें, जब इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन है तो जब ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन गड्ढे के अंदर समाहित होता है, और जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकल करके चला जाता है तो वहां एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है। इस गड्ढे को होल या हिंदी में इसको कोटर कहते हैं। होल का मतलब छिद्र। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पर जो छिद्र प्राप्त होता है जिसको होल या कोटर कहते हैं, इसके ऊपर धन आवेश आ जाता है। तो ये चीज आप दिमाग में रखे रहिएगा, वास्तव में कोटर होता नहीं है, कोटर की कल्पना की गई है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ करके जाता है तो वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे को ही हम होल अथवा कोटर कहते हैं, जिस पर धन आवेश होता है। और कोटर के भीतर वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। कोटर के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान सदैव शून्य होता है, इसे ही हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज आपको चालक स्थिर वैद्युतिकी और चालक स्थिर वैद्युतिकी के परिणाम और स्थित वैद्युत परिरक्षण, ये जितने टर्म्स आपको बताए गए सभी टर्म आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट को आप चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो पढ़े प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और फिर अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।